हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं। यह सीरीज़ सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम को टारगेट करेगी और यहाँ पर हमारा बेसिक टारगेट रहेगा मैथ्स की परीक्षा में 30 में से 30 नंबर कैसे लें। इस टारगेट के साथ हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर आई मैथ्स के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। तो यह इस सीरीज़ की सबसे पहली क्लास है और इस क्लास में हम अगस्त 2023 के एक सेट में मैथ्स के क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन होंगे जो मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं जो मैथ्स की पेडागोजी से रिलेटेड हैं और जो इसी सेट में आए थे उनको हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की यह क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो अगस्त 2023 की परीक्षा में आया था, जो मैथ विषय के कंटेंट से रिलेटेड था। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम और 250 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया। तो कुछ चीज़ों को मिलाया है इसने। तो यहाँ पर प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 किलोग्राम ऑफ आलमंड्स, 2500 ग्राम्स ऑफ राइजिन एंड 3.5 ग्राम ऑफ काजू। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर हमें सबसे पहले इसका जो टोटल वेट चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसने उसको 3 दर्जन पैकेट में बांट दिया। यानी उसके पास एक बड़ा सा मिक्सचर था जिसमें कुछ काजू थे, कुछ बादाम थे और कुछ किशमिश थे। इन सब को उसने आपस में मिला लिया और फिर 3 दर्जन पैकेट्स के अंदर इनको भर दिया। छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स बना दिए ताकि बेच सके या कोई दूसरा काम कर सके। तो इसके लिए हमें निकालना है कि एक जो पैकेट था छोटा उसका कितना वजन होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस प्रश्न के हल के लिए, इस प्रश्न क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, कि उसके पास जो टोटल वजन था तीनों चीज़ों का मिलाकर वो कितना था। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बादाम उसके पास कितने थे। बादाम यानी आलमंड्स उसके पास कितने थे। आलमंड्स के जो उसके पास वेट था वो था 4.8 किलोग्राम। 4.8 किलोग्राम यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है। ये जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे पहले फोकस हमारा करवाता है कि हमें जो यूनिट्स हैं, वेट की यूनिट्स हैं, या इससे मिलते जुलते अगर दूसरा कोई प्रश्न आता है जिसमें लेंथ, लंबाई की कोई यूनिट दी हुई है, तो हमें यूनिट्स को एक जैसा बनाना होता है। तो यहाँ पर जो बादाम है वो किलोग्राम में दिए हुए हैं। जो किशमिश है, किशमिश पे अगर आप ध्यान देंगे, किशमिश के लिए यहाँ पर जो यूनिट दी हुई है वो दी हुई है 2500 ग्राम। 2500 ग्राम। तो सबसे पहले 2500 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना होगा। या तो हम 2500 ग्राम को किलोग्राम में बदलें, या फिर हमारे पास जो पहले से ही ग्राम और किलोग्राम की फॉर्म में दिया हुआ है बादाम, उसको हम ग्राम की फॉर्म में बदल लें। तो 4.8 किलोग्राम है, इसको हमें अगर ग्राम बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 4.8 किलोग्राम जो हमारे पास बादाम है उसको ग्राम में बदलने के लिए हम इसको 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जब भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे 3 जीरो, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक स्थान छोड़कर डेसिमल लगाया हुआ है। तो एक जीरो को छोड़कर हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद की जो जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 4.8 किलोग्राम 4.8 किलोग्राम बादाम थे उनको हम 4800 ग्राम भी बोल सकते हैं। 4800 ग्राम। एक तरीका और है, 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो गए और 0.8 में 800, तो 4800 ग्राम ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो किशमिश है, किशमिश का वजन इसके नीचे लिख लीजिए 2500 ग्राम। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है काजू। तो इसके बाद जो काजू है, काजू का आप वज़न लिख लीजिए कि कितना जो वेट है वो गिवन है, वो है 3.5 किलोग्राम। तो फिर से किलोग्राम दिया हुआ है और किलोग्राम को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से हमें गुना करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम करेंगे। तो 3.5 है,
3.5 को अगर 1000 से आप गुना करते हो तो यह आ जाएगा 35 और उसके पीछे 30। 3 जीरो क्यों? क्योंकि 1000 में भी 3 जीरो हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 जीरो लगा दी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें 3.5 में एक स्थान छोड़कर डेसिमल है, तो हमने डेसिमल यहाँ पर भी लगा दिया उसके लिए, और डेसिमल के बाद आई, डेसिमल के जो राइट हैंड साइड आई जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे आप इसको 3500 लिख दीजिए, चाहे 3500.0 लिख दीजिए, तो इसमें आपका 3500 ही वैल्यू रहेगा। तो 3500 हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम इन सभी चीज़ों को जोड़ सकें। 3500 ग्राम, हमने सभी चीज़ों को ग्राम में बदल लिया। अब इसको हम अगर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर देखिए, सबसे पहले 0, फिर दोबारा 0, फिर हमारा आंसर आता है 5, 5, 10 और 8, 18। 1 यहाँ पर कैरी हो गई, 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, यानी हमारे पास टोटल इतने ग्राम आए। इसके बाद ये जो टोटल वज़न आया है, ये जो बड़ा सा हमारे पास मिक्सचर आया है जिसके अंदर काजू, बादाम और किशमिश तीनों चीज़ हैं, इसको उसने कितने हिस्सों में बांट दिया? इस चीज़ को उसने कुल मिलाकर 3 दर्जन पैकेट बनाए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल उसने कितने पैकेट बनाए, प्रश्न में भी देख सकते हैं। एक मिनट माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। हाँ, यहाँ पर ये प्रश्न है हमारा, इसके अंदर उसने कुल मिलाकर 3 दर्जन पैकेट बनाए हैं। और 1 दर्जन के अंदर कितने पैकेट होते हैं? 1 दर्जन के अंदर हमें पता होना चाहिए कि 12 पैकेट होते हैं, या 1 दर्जन के अंदर 12 चीज़ें होती हैं। और 3 दर्जन के अंदर फिर कितने होंगे? तो 3 दर्जन के लिए 12 को हम 3 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 36 आ गई। 36 पैकेट मिलाकर उसके पास इतना वज़न है 10800, यानी 10,800 ग्राम। 10,800 ग्राम को 36 से हम डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए आप डिवीज़न का कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम देखें, पहले जो 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, वो डिविजिबल नहीं है 36 से, तो हम 3 डिजिट लेंगे। 108, तो 36 3 जा 108 होते हैं, तो हम 108 लिख देंगे। उसके बाद एक 0 उतारेंगे जो कि फिर से डिविजिबल नहीं है, फिर नेक्स्ट 0 उतारेंगे, फिर भी डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास आंसर आया 300 ग्राम। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न का हमारे पास जो आंसर आया, जो हल आया है, वो आया है 300 ग्राम। यानी अगर उसने काजू, बादाम और किशमिश तीनों चीज़ों को मिलाकर उसने अगर 36 पैकेट बना दिए, 3 दर्जन पैकेट बना दिए, तो हर एक पैकेट का जो भार होगा वो होगा 300 ग्राम। तो पहले का जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, उसको हम मार्क करेंगे। साथ में आपको कमेंट भी करना है कि क्या ये पहला प्रश्न आपको समझ में आया। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। किसी भी स्क्वायर, तो स्क्वायर को जान लीजिए सबसे पहले। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, यानी कि एक चतुर्भुज होता है। साथ में इसको पैरेललोग्राम की कैटेगरी में भी रखा जाता है, क्योंकि इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो पैरेलल होती हैं। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आएगा। अब साथ में इसकी साइड की एक और प्रॉपर्टी देखें कि इसकी जो 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स आर इक्वल। जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं किसी भी स्क्वायर के अंदर। दूसरा, जो चारों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जो चारों एंगल है इसके अंदर 4 एंगल्स हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। इसके बाद इसके डायगोनल से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी हम किसी विशेष क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इसकी एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर इसकी साइड को डबल कर दिया जाए, उससे पहले उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर इसकी साइड है। अगर इस साइड को डबल कर दिया जाए, तो अगर 5 सेंटीमीटर साइड है और अगर आप इसको डबल कर देंगे तो 5 का डबल दोस्तों कितना होता है आप बताइए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके दोस्तों 5 का 2 गुना होता है 10। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। और जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए, वो फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। यानी साइड को ही अगर आप 2 बार आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है एरिया का वो आ जाएगा। तो पहले के केस में हम एरिया देखें, 5 गुना 5, 5 इंटू 5, तो आपका आंसर आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरे केस में देखिए कि अगर दुगना कर दिया तो क्या होगा। दुगना कर दिया तो 10 हो गया, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर आ गया 100।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले जो हमारा एरिया जो था 25 आ रहा था, वो अब एरिया आ रहा है 100। तो 100 जो है वो 25 का कितने टाइम्स है, कितने गुना है। तो ये पता करने के लिए 100 को हम 25 से डिवाइड कर दें। 25 के टेबल में 4 टाइम्स करते हैं तब आता है 100, यानी कि 4 गुना हो गया। अगर जो भुजा है, जो साइड है, अगर उसको 2 गुना किया गया, यानी 5 से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया, 10 कर दिया, तो जो एरिया है वो भी 25 से बढ़कर 100 हो गया। और 25 से 100 करते हैं तो 4 गुना हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर होगा इस प्रश्न का होगा 4 गुना। साथियों, इसमें एक ट्रिक और है, वो भी देख लीजिए। जितने भुजा को जितने भी गुना किया जाता है उसी के स्क्वायर की फॉर्म में, जो एरिया है वो बढ़ता है। वो कैसे होगा वो अभी आप देखिए एक बार। जैसा कि आपको पता है कि जो एरिया का जो फॉर्मूला है स्क्वायर के केस में होता है साइड गुना साइड, भुजा गुना भुजा। तो अगर भुजा को 2 गुना कर दिए तो क्षेत्रफल के अंदर 2 का स्क्वायर इतने टाइम्स वृद्धि हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 2 टाइम्स था, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 2 टाइम्स, यानी जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अगर इस भुजा को 3 गुना कर दे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9। तो जो एरिया है, यहाँ पर मैं साइड लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एरिया लिख देता हूँ। अगर साइड को 2 टाइम्स किया तो एरिया 4 टाइम्स, साइड को 3 टाइम्स किया तो एरिया 9 टाइम्स, और दोस्तों साइड को 4 टाइम्स किया तो एरिया 16 टाइम्स। अब आपको आंसर देना है कि अगर हमने साइड को 5 गुना कर दिया तो एरिया कितने गुना हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपको टाइप करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास का हमारा तीसरा प्रश्न और सेट ए का ये 48 क्वेश्चन है, अगस्त 2023 की परीक्षा में आया हुआ। साथियों यहाँ पर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ऑल 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल फिगर यानी जिसके अंदर तीनों डायमेंशन हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और दोस्तों 2 डायमेंशन फिगर्स वे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती हैं, यानी लेंथ और ब्रेड्थ। और जनरली ये जो 2 डायमेंशन फिगर्स होते हैं इनको हम बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं। और जो 3 डायमेंशन फिगर्स होते हैं ये हमारी रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने कोई भी एक बॉक्स रखा हुआ है, आपके सामने कोई भी एक अलमीरा रखी हुई है, आपके सामने कोई टेबल, कुर्सी, कोई भी चीज़ रखी हुई है, उसकी तीनों डायमेंशन हैं, यानी उसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है। और ज़रूरी नहीं है कि इन डायमेंशन को हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के नाम से ही जानें, ये अलग अलग नामों से अलग अलग चीज़ों के अंदर पाई जाती हैं। बट ज़्यादातर चीज़ें जो आपके सामने हैं वो 3D की फॉर्म में है। अब साथियों यहाँ पर हम देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है क्यूब। क्यूब यानी कि घन, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी हो। एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी हो। क्यूबॉइड, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हों। ठीक है, कोई भी ऐसा डिब्बा जो बिल्कुल तीनों डायमेंशन में एक जैसा नहीं है। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल। तो आधा जो सर्कल होता है, पहली बात जो सर्कल होती है, रेक्टेंगल होती है, स्क्वायर होती है, वो सभी 2D फिगर्स हैं। तो 2D फिगर्स होने की वजह से ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि सेमी सर्कल एक 2D फिगर है। कोन जो हमारा होगा वो 3D फिगर्स ही होगा। कोन जो है वो हमारा 3D फिगर है। बट इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में देखें क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल। सर्कल फिर से आ गया दोस्तों, सर्कल फिर से एक 2D फिगर है। तो 2D फिगर को हम इस प्रश्न के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पर सर्कल की वजह से सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल और ट्रायंगल, यहाँ पर 2 आ गए। ट्रायंगल भी हमारा, जो ट्रायंगल है वो भी हमारा 2D फिगर है। फोर्थ ऑप्शन देखें क्यूब, क्यूबॉइड, ये आपके फिगर नंबर 1 है, ये क्यूब है। फिगर नंबर 2 है, क्यूबॉइड है। स्फीयर यानी कि गोला। तो दोस्तों सर्कल और स्फीयर के अंदर बहुत सा अंतर होता है। सर्कल वो होता है अगर आपने किसी भी पेज के ऊपर अगर आप ड्रॉ करते हो एक गोल आकृति तो उसको सर्कल बोलते हैं। लेकिन जो स्फीयर होता है वो फुटबॉल के जैसे होता है। तो फुटबॉल की जो होते हैं तीनों डायमेंशन होती है, तो उसको स्फीयर बोलते हैं। तो स्फीयर एक गोले की आकृति होती है। और सिलेंडर अगर हम देखें, बहुत सारी चीज़ें जो सिलेंड्रिकल होती हैं नेचर के अंदर, जैसे आपके घर का पाइप, रसोई गैस का सिलेंडर,
कोई भी एक्सल, ये सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल होती हैं। तो जो आपका फोर्थ है आंसर वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर और सिलेंडर, ये 3 डायमेंशन यानी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं, 3 डायमेंशनल फिगर हैं हमारे। इसके बाद साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीता वांट्स टू बाई ए सोप दैट कॉस्ट ₹10। संगीता एक सोप खरीदना चाहती है जिसकी कीमत है, जिसका मूल्य है 10 रुपये। उसके पास क्या क्या है देखिए, एक उसके पास 5 रुपये का सिक्का है, तो उसके पास क्या क्या है वो हम चीज़ें लिख देते हैं। 5 रुपये का सिक्का है एक, तो उसकी कीमत हो गई 5 रुपये। अगर 2 सिक्के होते तो 10 रुपये हो जाते। अब उसके पास 2 सिक्के हैं 1 रुपये के, 2 1 रुपये कॉइन्स, यानी उसके पास जो एक सिक्के की कीमत है वो तो है 1 रुपये, पर ऐसे ऐसे उसके पास 2 सिक्के हैं, तो टोटल उसके पास कीमत क्या हो गई। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे, यानी एक लिखा होगा यहाँ पर, फिर एक लिखा होगा, तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि उसके पास 2 रुपये हो गए। उसके बाद उसके पास 5 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी 50 पैसे ऐसे लिखे हुए हैं 50 पैसे, और ऐसे ऐसे उसके पास 5 सिक्के हैं। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा और पांचवा, तो इनकी कुल कीमत कितनी हो गई। ये जो 50-50 पैसे के सिक्के हैं उसके पास, इनकी कुल कीमत उसके पास कितनी हो गई, ये हमें निकालना है। तो अगर 20 यहाँ पर अगर हम देखें, जो 50 है, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो उसके पास कीमत देखने के लिए हम गुना कर लेंगे इनकी, 500, 5 5 25, यानी इतने पैसे हो गए। और दोस्तों पैसों को रुपये में बदलने के लिए 100 से हम डिवाइड कर सकते हैं 100 से, तो हमारे पास 2 रुपये आ गए और 50 पैसे, यानी 2.5 रुपये। 50-50 सिक्के के अगर उसके पास 5 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो उसके पास कुल मिलाकर 2.5 रुपये हो गए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50 पैसे, और 50 पैसे के उसके पास 5 सिक्के, तो उसके पास हो गए 2.5 रुपये। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि उसके पास कितने रुपये हैं, तो दोस्तों उसके पास यहाँ पर 50 पैसे आ गए, 5 और 2 7 और 2 9, यानी उसके पास 9 रुपये और 50 पैसे, 9.5 रुपये हैं। 10 रुपये की उसको चीज़ चाहिए। सबसे पहले क्या है, एक उसको साबुन खरीदना है, साबुन की कीमत है 10 रुपये, उसके पास है 9.5 रुपये, तो आधा रुपये यानी 50 पैसे और चाहिए उसको। तो यहाँ पर यही पूछा है कि उसको कितने रुपये और चाहिए, क्या उसको 2.5 रुपये और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई 2.5, तो 1.5 रुपये नहीं चाहिए, 2 रुपीज़ नहीं चाहिए, 50 पैसे चाहिए, यानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया ऑप्शन 2, 0.5 रुपये। तो दोस्तों बड़ा आसान प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो हैं वो सीटेट की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न है बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। और जो गणित की परीक्षा है, मैथ का जो पोर्शन है, उसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर समझना है, फिर आपको समझना है कि फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में, सो डियर फ्रेंड्स, असेंडिंग जो ऑर्डर होता है उसके अंदर हमें सबसे पहले सबसे छोटा जो नंबर होता है वो लिखना होता है, उसके बाद उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। इस प्रकार से अगर हम नंबर्स को लिखते रहेंगे तो हमारा ये जो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर जो ट्रिक है इस प्रश्न के लिए और इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो इस प्रकार से हों, उनके लिए आपके पास एक बड़ी आसान सी ट्रिक है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं हल करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए कि हर एक जगह जो न्यूमरेटर है, तो किसी भी फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाला जो नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। जो हमारे हिंदी मीडियम के साथी हैं वो भी साथ में कनेक्टेड रहें। ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए जहाँ पर न्यूमरेटर यानी अंश जो है वो सेम है और जो हर है या डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हर एक जगह जो आपका जो न्यूमरेटर है वो 1 है, हर एक जगह न्यूमरेटर 1 है,
कहीं पर 1 के नीचे 4 है, कहीं पर 1 के नीचे 3 है, 1 के नीचे 2 है। इस प्रकार से दिए हुए नंबर है। तो हमारे पास एक चीज़ है, उसको अलग अलग हिस्सों में बांटना है। जैसे कि पहले में अगर हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, इस चीज़ को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो इसको हम 1/4 कह सकते हैं, 1/4 कह सकते हैं। फिर अगर इसी चीज़ को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया, तो इसको हम 1/3 कह सकते हैं। फिर इसी चीज़ को हमने अगर 2 हिस्सों में बांट दिया, तो इसको हम 1/2 कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पाएँ कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है, यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने जब 4 हिस्सों में बांटा तब ज़्यादा बड़ा था, 3 हिस्सों में बांटा तब ज़्यादा बड़ा था, या 2 हिस्सों में बांटा तब ज़्यादा बड़ा था, तो ये क्लियरली विजिबल है कि जब हमने 4 हिस्सों में इसको बांट दिया तो सबसे छोटा हिस्सा मिला, तो सबसे छोटे वाले को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद जब हमने 3 हिस्सों में बांटा तो उससे बड़ा मिला, और जब हमने इसके सिर्फ 2 टुकड़े किए, इस सर्कल के, इस जो सर्कल दिया हुआ है इसके जब 2 टुकड़े किए तो उससे बड़ा हिस्सा है। तो जहाँ पर बड़े हिस्से की तरफ हमें जो खुले मुँह का निशान होता है वो लगाना होता है। तो इस प्रकार से हमारी ये सीरीज आ गई। इस प्रश्न के उत्तर के लिए 1/4 सबसे पहले हमें लिखना है, फिर 1/2 1/3 3 हिस्से वाला, और 1/2 सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर हम इसी जो प्रश्न है इसका इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, 1/4 1/3 एंड 1/2। तो यहाँ पर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 जो है 1/4 1/3 एंड 1/2 ये गिवन है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे कि हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, इसके लिए आप एक ट्रिक है जो आप लिख सकते हैं, जो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है या अलग अलग है, तो वही नंबर, तो वही फ्रैक्शन बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो दोस्तों, ये उस प्रकार से ऐसे भी हम कहा जा सकता है कि भाई 2 परिवार हैं, दोनों के पास एक जैसी ज़मीन है, एक जितनी ज़मीन है, एक परिवार के अंदर 4 बच्चे हो गए, एक परिवार के अंदर सिर्फ 2 बच्चे हुए, तो कौन से परिवार के बच्चों को ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, तो 4 वालों को तो उसका चौथा हिस्सा मिल जाएगा, 1/4। और जहाँ पर सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा हुए वहाँ पर एक आधा हिस्सा उनको मिल जाएगा। तो ज़्यादा उनको मिलेगा जिसमें हिस्से कम हुए, यानी डिनोमिनेटर जहाँ पर कम है यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू वही बड़ी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो इस तरीके से भी आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है। साथियों, इस सीरीज़ को जब हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास इसका आसान आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इस सीरीज़ को हम हल करेंगे। हमारे पास 1 है, 6 है, 15 है, फिर हमारे पास एक नंबर मिस है, देन 45 है, 66 है और 91 है। तो साथियों, इसमें ऐड करके देखेंगे कि हम कितना ऐड कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका एडिशन का, हमने 5 ऐड किया, उसके बाद हमने 9 ऐड किया, यानी एक बार हमने 5 ऐड किया, उसके बाद उससे 4 ज़्यादा ऐड किया है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास ये नंबर नहीं है, मिस से नंबर है 15 के बाद, तो हम नेक्स्ट सीरीज़ में यहाँ पर देखेंगे कि 45 में हमने कितना ऐड किया, 66 बनाने के लिए 45 में हमने कितना ऐड किया है, 21 हमने ऐड किया है इसके अंदर, 91 और 66 इनमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है 25 और यहाँ पर डिफरेंस है 21। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है, क्या ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्या यहाँ पर 21 और 25 के अंदर जो डिफरेंस है उसके अंदर 4 का चेंज आया, वहीं पर 5 और 9 इनमें भी 4 का चेंज आया, यानी फर्स्ट टाइम हमने 5 ऐड किया, उससे नेक्स्ट टाइम हमने उससे 4 ज़्यादा ऐड कर दिया। तो उससे नेक्स्ट टाइम हम 9 से अगर अगला नंबर देखें कि 9 में अगर 4 ऐड करके देखें तो क्यों ना हम इस नंबर के अंदर 13 ऐड कर दें। चलिए देखते हैं।
हमारे पास 15 है, 15 के अंदर हम 13 ऐड कर देते हैं जो कि 9 से 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अगर हम देखें इसको ऐड करके 5 4 3 8 1 और 1 2 28, एक बार वेरीफाई करेंगे इसके आंसर को। 28 में हम कितना ऐड करें, तो 28 में अगर हम ऑलरेडी 13 तो ऐड कर चुके थे, 13 15 में ऐड किया था, तो 13 से भी 4 ज़्यादा यानी 17। 8 और 5, 8 और 7 आपके हो गए 15, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 45। तो आपका नेक्स्ट टर्म है वो 45 ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया कि भाई यहाँ पर हमने 5 ऐड किया था, फिर 9, फिर 13 ऐड करने से हमारा आंसर 28 आता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि आंसर है 28। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें अलग अलग प्रकार के ब्लड जो ग्रुप हैं वो दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो उस ब्लड ग्रुप के साथ हैं उनकी संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हमें निकालना है मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा बार जो आया है, और रेयरेस्ट यानी सबसे कम बार जो आया है। सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 12 सबसे ज़्यादा। तो मोस्ट टाइम जो अपीयर हुआ है दैट इज़ 12, और रेयर सबसे कम 3। तो जो आपका रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है वो है 3, और मैक्सिमम है आपका 12। तो सबसे पहले आपको 12 लिखना है मैक्सिमम, और उसके बाद सबसे कम जो था 3 वो लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या ये नंबर कटते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, क्योंकि इनकी हमें रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए एक प्रकार से हम डिवाइड कर रहे हैं और इसको मिनिमम फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया कि पहला जो है वो 4 टाइम्स है सेकेंड का, 4:1। तो 4:1 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथियों एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा बार जो क्या आया है, सबसे ज़्यादा बार जो ब्लड ग्रुप आया है वो देखिए 9 है, 6 है, 12 है, 3 है, ये कुल मिलाकर दिया हुआ है 30। तो सबसे ज़्यादा बार तो 12 टाइम्स आया है, सबसे कम बार 3 आया है। तो 12 और 3 की हमने रेशियो फाइंड आउट की, तो हमारा आंसर आया 4:3। इसके बाद अगला प्रश्न देखें 53। Which kind of following statements is not true? A kite becomes a rectangle if its opposite angles are equal. तो जो काइट है वो क्या होता है, काइट एक ऐसी आकृति होती है जिसमें जो साथ लगती जो दो भुजाएं होती हैं, एडजेसेंट जो साइड का पेयर होता है वो इक्वल होता है। यानी जहाँ पर मैंने 1 मार्क किया है, ए ये इक्वल होंगी, बी ये इक्वल होंगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो प्रश्न है वो होता है। साथ में जो आपके एडजेसेंट एक पेयर है एंगल्स का वो भी इक्वल होगा। तो अगर ये क्या बोलते हैं कि इसने कहा कि अगर इसके एंगल्स को अगर हम इक्वल कर दें, ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम इक्वल कर भी दें, ए बी सी डी एक काइट है, ऑपोजिट एंगल्स को अगर हम इक्वल कर भी दें तो क्या ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी है कि भाई इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हों। तो इक्वल होने से यहाँ पर 90 डिग्री का कोई संबंध नहीं है, इक्वल होने से 90 डिग्री के हो जाए ऐसा नहीं है यहाँ पर। दूसरा, आपकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो ताकि लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में उसको डिफ़ाइन कर पाएँ। तो लेंथ और ब्रेड्थ की फॉर्म में हम डिफ़ाइन कर पाएँ ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। तो पहला जो है वो तो पॉसिबल नहीं है। जो दूसरा है वो देखिए, ए रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर इफ ऑल इफ इट्स साइड्स आर इक्वल। अगर इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, देखिए लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ और ब्रेड्थ है, बट अगर वो ये भी साइड हो जाए और ये भी साइड हो जाए तो इसके लेंथ के सामने वाले भी साइड और ब्रेड्थ के सामने वाले भी साइड, यानी चारों साइड हो गई और चारों एंगल पहले से ही 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल में और स्क्वायर के अंदर भी। तो यह फॉलो करती है उस रूल को कि भाई ये जो है एक रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो जाएगा अगर इसके चारों साइड्स इक्वल हो गए। तो पहला जो हमारा ऑप्शन था वो आंसर हमारा गलत आ रहा है, सेकंड सही आ रहा है। रोम्बस जो है, रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, सिर्फ एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो इसने कहा कि अगर इसके चारों एंगल भी इक्वल कर दें, इक्वल कर दिए तो सभी 90 के हो गए, चारों साइडें पहले से ही बराबर हैं।
चारों साइड बराबर हैं, चारों एंगल 90 के हैं, तो जो रोम्बस है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। एक पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस सिर्फ ये फ़र्क है कि भाई इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो तो इक्वल होंगे, पर ज़रूरी नहीं है वो 90 डिग्री के हों। तो इसने कहा कि अगर इस चारों एंगल को इक्वल कर दें तो कुल मिलाकर एंगल होते हैं 360 डिग्री के, 360 डिग्री के। 4 से डिवाइड करने पर साथियों हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का आ जाएगा 4 हिस्सों में बांटने पर। और जैसे ही एंगल 90 डिग्री के हुए, क्योंकि अपोजिट साइड्स आमने सामने की भुजाएं तो पहले से बराबर हैं, तो जो सभी जो पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। इसके बाद साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमीनी के पास 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, उसको रेक्टेंगल्स बनानी है। तो रेक्टेंगल्स कैसे कैसे बना सकते हैं भाई? रेक्टेंगल्स इस प्रकार से बना सकती है कि भाई 36 हैं वो उनको एक ही लाइन में लगा दें। इस प्रकार से एक लाइन बना दे लंबी सी, और उसमें लंबाई जिसकी हो 36 और चौड़ाई हो सिर्फ 1 यूनिट। तो पहला ऑप्शन है। ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको स्क्वायर्स को रेक्टेंगल्स में बदलना होगा, वहाँ पर आप उसके फैक्टर्स देख लेना कि जो 36 है 36 के फैक्टर्स क्या क्या आते हैं, 36 को कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो 36 को एक तो ऐसे अरेंज किया जा सकता है कि भाई एक हो ब्रेड्थ के अलोंग और 36 हो लेंथ के अलोंग, यानी 1 × 36। दूसरा जो मेथड है कि भाई 2 डिब्बे रख लें हम ब्रेड्थ के साथ और फिर उसकी लेंथ में बढ़ाते रहें, लेंथ के हम बढ़ाते रहें इस प्रकार से, और लेंथ जब हम बढ़ाते रहेंगे तो 18 डिब्बे ऊपर आ जाएंगे और 18 डिब्बे नीचे आ जाएंगे। तो 2 × 18, ये आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। फिर अगर हमने इसमें 4 डिब्बे रख लिए, क्योंकि और 3 भी रख सकते हैं, सबसे पहले हम 3 रख कर देखेंगे। 3 डिब्बों की जब हम सीरीज बनाएंगे इसमें, तो हर एक सीरीज में कितने आएंगे? 12 इस सीरीज में आएंगे, 12 इसमें और 12 इसमें, ताकि कुल मिलाकर डिब्बे रहें 36, हमारे पास 36। तो 36 को इस प्रकार से भी फैक्टराइज किया जा सकता है 3 × 12। साथ ही इसके बाद अगला जो मेथड है कि क्या 36 4 से डिविजिबल है? डिविजिबल है भाई। 4 से अगर हम 36 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 9 आता है, यानी 4 डिब्बों की सीरीज बनाएंगे तो हर एक सीरीज में 9 डिब्बे आ जाएंगे और कुल मिलाकर 36। तो 36 को हम 4 × 9 भी कर सकते हैं। फिर अगला जो मेथड है, क्या 5 कर सकते हैं? 5 नहीं कर सकते। 5 डिब्बों की सीरीज बनाएंगे तो 36 डिब्बे पूरे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 36 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता है, 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 6 6 36। तो 6 लंबाई के साथ और 6 चौड़ाई के साथ। तो फैक्टराइज इसके अगर हम देखें फैक्टर्स, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स हैं ही नहीं। तो एक फैक्टर ये आ गया एक रेक्टेंगल का टाइप, सेकेंड ये, थर्ड, फोर्थ में 4 × 9 है और फिफ्थ में 6 × 6 है। तो टोटल 5 तरीक़ों से, 5 मेथड से हम इसको रेक्टेंगल्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारा 54वां क्वेश्चन। इसके बाद हम 56 की तरफ बढ़ें। तो साथियों ये जो सारी मेहनत है वो आप लोगों के लिए हो रही है, ताकि सीटेट की परीक्षा में मैथ्स के पोर्शन में आप पूरे नंबर ले पाओ। तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना अगर आपको अच्छे से समझ में आता है। अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। रूबीना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की कार की 16 आवर्स 50 मिनट्स। तो ये आपके 24 आवर्स से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो ज़रूर आएंगे। तो आपको 12 आवर्स यानी AM और PM वाले मेथड को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो हम किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार 16 आवर 50 मिनट्स पे उसने स्टार्ट किया और 21 आवर्स 15 मिनट्स में उसने ख़त्म कर दिया उसी दिन। तो देखते हैं फाइनल जो टाइम था उसमें से इनिशियल टाइम हम माइनस कर देते हैं। साथियों इधर आवर्स हैं और इधर मिनट्स हैं। मिनट्स ऊपर 15 है, नीचे
50 है, तो 15 में से 50 तो माइनस नहीं कर सकते, बट कैरी हम ज़रूर ले सकते हैं। जब अगर हमने 1 आवर को कैरी की फॉर्म में ले लिया तो यहाँ पर देखिए आवर और मिनट्स में कैरी का जो मेथड है वो चेंज हो जाता है रेगुलर मेथड से। रेगुलर मेथड से हमारा जो कैरी का जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। 21 आवर से उसमें से एक कैरी ले लिया तो 20 आवर्स बचे, और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होती हैं। 15 यहाँ पर ऑलरेडी है, इसके अंदर 60 मिनट यानी 1 आवर और ऐड हो गया, तो कितना हो गया 75 मिनट्स। माइनस कितना करना था 50 मिनट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 75 में से 50 माइनस किया तो 25 मिनट्स आ गया। और फिर 20 आवर्स जो ऊपर बचे हैं उसमें से 16 आवर्स ये वाला जो माइनस किया तो आपका आया 20 में से आप 16 माइनस करोगे तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा 4, यानी 4 आवर्स और 25 मिनट्स उसको लगे। तो देखिए ज़रा ये आंसर कहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, 4 आवर्स और 25 मिनट्स, 4 आवर्स और 25 मिनट्स, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। साथियों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ए होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100। द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर्स, यानी आपके पास एक नंबर है कोई भी होल नंबर, उसको x मान लीजिए, x को ऐड किया गया है 100 में और x को ही 100 में से माइनस कर दिया गया, 100 में से x को माइनस कर दिया गया। उसके बाद ये जो दो ऑपरेशन हुए हैं इनको ऐड कर दिया गया, तो आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो आपके बड़े आसान प्रश्न है, प्लस की वजह से इसका कोई चेंज नहीं होगा। यानी आपका एक नंबर ये आया और ये नंबर कहाँ से आया कि 100 के अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया, 100 के अंदर कोई नंबर ऐड कर दिया, x ऐड कर दिया भाई, और 100 में से वही नंबर माइनस कर दिया, तो 100 में से मैंने 100 लिखा और उसमें से माइनस कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो आप आगे आपके लिए आसान रहेगा। x प्लस 100 और 100 माइनस एक्स दोनों को हमने ऐड कर दिया, x प्लस का है और x माइनस का है, दोनों आपस में कट गए, और 100 और 100 कितने हो गए 200 हो गए। तो सिंपल एक कंप्यूटेशन का क्वेश्चन था आपका, जोड़ने से संबंधित प्रश्न था ये। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 100 लाख यानी 100 और लाख, 100 लाख, लाख के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने जीरो होते हैं, लाख के अंदर आपको पता होना चाहिए कितने जीरो होते हैं। लाख के अंदर साथियों 5 जीरो होते हैं, लाख के अंदर 5 जीरो होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया और उसके बाद लाख की जो 5 जीरो थी वो लगा दी, तो ये हो गया 100, ये 100 हो गया 100, और उसके बाद लाख की जितनी जीरो थी वो लगा दी मैंने, लाख के लिए 5 जीरो थी तो 5 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिए। अब ये कितना बन जाएगा ये उसने पूछा है कि अगर 100 लाख लिखेंगे हम तो वो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, इस बारे में उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें 100 लाख को अगर हम देखें कि क्या वो 1 बिलियन हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, 1 मिलियन हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारा जो इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी एक हमारा टॉपिक होगा। तो ये हमारी एक जनरल क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास में हम इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक के आगे आप देखो कि 2 जीरो हैं, फिर से 2 जीरो हैं, फिर 3 जीरो हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये क्या कहलाएगा, ये नंबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आपका आंसर आ गया 1 करोड़। आप इसको 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़ इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आया 1 करोड़। 100 लाख, तो आप अगर आप ध्यान से लिख लेते हैं तो आप आंसर बड़े अच्छे से दे पाएंगे इस प्रश्न का। बहुत आसान प्रश्न है एक प्रकार से, ये आप जो थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं तो ये नंबर ज़रूर आएंगे आपको। इसके बाद भाई इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा जो है वो सबसे पहले लिखना है। यहाँ पर ये नंबर में लिख लेता हूँ कि सबसे बड़ा क्या होगा भाई, जिसमें आपका डेसिमल से पहले सबसे बड़ा नंबर होगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को कंपेयर कर, चारों को कंपेयर करते चलते हैं, सबसे आसान प्रश्न है कि चारों को कंपेयर करते हैं, जो गलत होता है उसको हटा देंगे। 10 है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10.5 है।
10.5 से छोटा यहाँ पर ऑप्शन 1 में 10.5, उससे छोटा 1.50, ठीक है भाई। 1.055 ये भी इससे छोटा है, ठीक है। इसके बाद 1.05 ये इससे छोटा है। देखिए यहाँ पर 5 तक तो है, यहाँ पर भी 5 तक है, बट उससे आगे का जो नंबर है वो इसमें यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद हम देखें अगला नंबर 1.005, ये भी ठीक है भाई। 1 ठीक है, 0 भी ठीक है, 5 से छोटा 0 आ गया और फिर 5 आ गया। बट आखिरी जो है 0.155 ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि 1 से छोटा आपका 0 है। सबसे पहले हम कंपैरिजन कहाँ से शुरू करेंगे साथियों? डेसिमल के बाद जो इकाई का अंक होता है या 10th डिजिट होती है, अगर वहीं तक है तो हम 10th डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 1 1 1 1, यानी ये सारे जो हैं जिसमें इकाई का अंक 1 है, बट इसमें तो इकाई का अंक 0 है, तो ये तो सबसे छोटा हो गया। फिर इसमें हम देखें भाई इकाई के बाद का जो, अगर इधर हम 10वां अंक देखें, 10th कि 10वां जो हिस्सा है उसको अगर हम देखना शुरू करें तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था, तो 5 वाला सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हंड्रेड्स देखें, उससे अगला अंक यहाँ पर 5 0 0, तो जो आपका ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है हमें। उसके बाद हम आगे का देखते हैं। ऑप्शन 2 में यहाँ पर 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है, लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें 10.5 कहाँ से आ गया भाई? 10.5 तो सबसे बड़ा था, ये तो 1.05 से बड़ा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है, सबसे छोटा सबसे बाद में लिखना है, तो ये बड़ा बीच में आ गया, तो इस वजह से ऑप्शन जो 2 है वो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आया है, ध्यान देना, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन 2 गलत आया है। थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखें 10.5 ठीक है, 1.05 ये भी ठीक है, 1.055 यहीं पे गलत हो गया। 1.05 से बड़ा है ये नंबर, और 1.50 ये इससे भी बड़ा है भाई, तो यहाँ पर तो घटना चाहिए था, तो ये हमारा गलत हो गया। 10.5 1.05 1.05 1.055, देखिए इन दोनों नंबर में देखिए 1.05 और 1.055, इसके अनुसार ये पहले आया है और ये बाद में, तो ये छोटा होना चाहिए, इसके अनुसार ये छोटा होना चाहिए। देखिए ज़रा 1.05, 1 से 1 कंपेयर कर सकते हैं, 0 से 0, 5 से 5, बट यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यानी 0 है, 5 बड़ा है, तो ये हमारा जो छोटा है ये छोटा नहीं है एक्चुअली में, 1.055 बड़ा होगा 1.05 से, तो हमारा जो ऑप्शन 4 है वो भी गलत हो गया। ऑप्शन 1 है जो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 को हम टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे। साथ ही यहाँ पर बताना है कि 3630 3630 का फैक्टर नहीं है, 3630 का फैक्टर नहीं है, तो हम डिवाइड करके देख लेंगे। सबसे पहले 3 से देखेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फैक्टर्स वो होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से भाग दे दें, डिवाइड कर दें। 3 1 जा 3 और 0। 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, जिस नंबर का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो वो 5 से डिविजिबल होते हैं। फैक्टर्स हैं, यानी 3 के लिए भी डिविजिबल हैं, 5 के लिए भी फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे 9 के लिए, तो आपका जो गिवन नंबर है उसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए साथियों 3630 इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे और एक बार 11 से। 11 3 जा 33, 3 बचे, फिर आपने अगला 3 उतार लिया, 11 3 जा 33, फिर 0, तो 0 के ऊपर आपका चला गया 330 के ऊपर, 330 के ऊपर। 9 से देखेंगे, 9 4 जा 36, 3 हमने उतार लिया, डिवाइड नहीं होता तो हमने 0 चढ़ा दी यहाँ पर। 3 9 3 जा 27, तो 3 आपका बच गया रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर बच जाता है, रिमेन बच जाती है कोई भी चीज़, तो हम कह सकते हैं कि जो डिविजिबल है
जो टर्म्स है वो डिविजिबल नहीं है और ये जो नंबर गिवन नंबर है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हमें फैक्टर नहीं निकालना था, तो 9 इसका फैक्टर नहीं है। डिवीजन का एक बड़ा आसान सा प्रश्न है हमारा। और ये जो आखिरी प्रश्न है हमारा बड़ा ही आसान है। इसको अगर हम ओड नंबर्स तक लेकर जाते हैं, ओड नंबर्स तक, यानी ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, यानी इतने बार अगर इस टर्म्स को लिखेंगे तो हमारा जो एडिशन है वो क्या होगा। तो देखिए साथियों, अगर हमारे पास एक टर्म है तो 5 हो गया, बट जब हमारे पास इवन आ गई, इवन कैसे आ गए, 2 आ गए, देखो एक बार एक 5 है, एक बार दूसरा 5, तो जैसे ही हमारे पास इवन आए तो फिर से 0। फिर अगला ओड देखते हैं, 5 में से 5 कट गया और प्लस का 5, यानी फिर से ओड आया तो फिर से 5 आया। फिर इवन देखिए भाई, 4 नंबर लिख कर देखिए जो इस सीरीज के हैं, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी जब भी इवन आता है तो आंसर आता है 0, जब भी ओड आता है तो आंसर आता है 5। एक बार और ओड करके देख लीजिए, सॉरी एक बार रुकिए जरा, मैं इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं हम। 5 में से 5 माइनस हुए, फिर 5 प्लस हुए, फिर 5 माइनस हुए और फिर 5 प्लस हुए, यानी ओड, ओड यानी 5 टाइम्स। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया और साथियों बच गया 5। तो जब भी आपका ओड नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे, ओड टर्म्स तक इसको अगर आप लेकर जाएंगे तो आपका आंसर होगा 5, और इवन तक रखेंगे तो आंसर होगा 0। तो यहाँ पर हम आंसर जो 4th हमारा सही आंसर है, इसको हमने यहाँ पर टिक कर दिया। साथियों, सीटेट अगस्त 2023 के सेट ए में जो मैथ्स कंटेंट से रिलेटेड 15 क्वेश्चन थे, ये आज हमने सोल्व किए हैं। अगली इसी सीरीज की अगली क्लासेज में आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं वो हम सोल्व करेंगे। साथियों, अगर यह सीरीज आपको अच्छी लगी है, आप लाइक के बटन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनका टारगेट है कि जनवरी 2024 सीटेट की परीक्षा में वो अच्छे नंबर लें, अच्छे नंबर के साथ पास हों और आने वाले समय में एक अच्छे टीचर बने, तो उनके साथ भी ये वीडियो आप शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।